हेलो गाइस, मैं हूं सोहन चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज से हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 की। और इसको हम जो है आपको एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। इसमें जो भी कंसेप्ट होंगे, जो भी थ्योरी होंगी, जो भी एग्जाम्पल होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, सारी बातों को एकदम हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको डायग्राम की हेल्प लेके, डेरिवेशन की हेल्प लेके एक एक चीज़ को टिप टू टिप मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि आपने क्लास 11th के मेरे लेक्चर देखे होंगे, मैंने क्लास 11th में आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी लेक्चर प्रोवाइड कराया है। यदि आपने उनको देख के आए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। और यदि आप उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ और क्या मेरा पढ़ाने का तरीका है और मैं किस तरह से आपको जो है नोट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड कराता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, एक एक लाइन को, एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद जो होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको, जैसे ही चैप्टर आपका ख़त्म होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो आपका होगा वीडियो का उसमें डाल दूंगा। हम जो लेक्चर लाएंगे, हम इम्पोर्टेंट जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे उनके पार्ट्स वाइज लाएंगे। जैसे कि अभी हम जो है इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह को ले रहे हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम जो है आगे के टॉपिक्स को लेंगे और इसी तरीके से हम टॉपिक को कवर कराते हुए आपको ये सारा जो है प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी बात, हम जो है आपकी भी थोड़ी हेल्प लेंगे और वो ये है कि ये जो है आपकी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम क्लास 12th का आपका फिजिक्स का पूरा पोर्शन कवर करा रहे हैं एनसीईआरटी का। तो अब आपको इतना सा करना है कि पहले ही चीज़ तो आप ये करिए कि जो भी आपको डाउट जाता हो और जो भी चैप्टर आपको सबसे पहले चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमको इस चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए। और दूसरी बात जो है, आप बिल्कुल भी संकोच कभी मत कीजिएगा कि कोई भी डाउट आपका आएगा और आप जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स को जो है बिल्कुल पढ़ता रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा या फिर मैं वीडियो लेक्चर बना के आपको पूरा रिप्लाई दूंगा। तो अब हम इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जिस तरह से क्लास 11th में आपको मैंने बताया था उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते थे, उसी तरह से इसमें भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको जो है पढ़ने स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम जो लेने वाले हैं वो है आपका क्या, इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का, जैसा कि नाम ही दिख रहा है आपको, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत ही इन शब्दों से करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या सेंस होता है और फील्ड का क्या सेंस होता है। तो सबसे पहले तो आप मेरी ज़रा एक बात सुनो ध्यान से, उससे जो हम जब चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई चार्जेस का क्या सेंस होता है। चार्ज आपने कभी भी सुना होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज क्या होता है? देखिए, जो चार्ज है वो किसी भी एक मैटर की क्या होती, प्रॉपर्टी होती। जिस तरह से जो है मैटर की प्रॉपर्टी मास होती है, उसी तरीके से कोई भी आपका जो मैटर है, सब्सटेंस है, उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होता है चार्ज। कैसे होती है भाई? कि यदि कोई हमारे पास कोई बॉडी है, वो या तो भाई चार्ज होगी या जो है अनचार्ज होगी, या फिर वो पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी। मतलब कि उसमें चार्ज का जो है खेल चलेगा ही चलेगा। ऐसे करके ही कोई भी बॉडी यहाँ पे पूरी दुनिया में, आप कहीं चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी यदि आपको बॉडी मिलेगी, या तो वो चार्ज होगी, अनचार्ज होगी, या पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें कोई ना कोई तो चार्ज होगा। अब जो चार्ज होता है वो आता कैसे है, कैसे कोई बॉडी में चार्ज आ जाता है और हम कैसे किसी बॉडी में बोल देते हैं भाई इसके पास ये चार्ज है, वो चार्ज है। देखिए जरा, सबसे पहले तो हम जरा चार्ज को समझें, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एक एटम रहता है उसमें क्या रहता है। आपने देखे होंगे कि एक किसी भी एटम में सेल्स में क्या बटे रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इस तरीके से रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यदि हम किसी भी जो है क्या कर दें, एटम से एक इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल लें तो उसकी जगह पे जो वहाँ पे रह जाता है वो होता है चार्ज। मतलब कि यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पूरे एटम पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि हमने इसी एटम में हीट वगैरह दे के या कुछ भी करके से इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे इसको देने से जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो चार्ज का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है। मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से ले रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दे रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, इसी को बोलते हैं चार्ज। चार्ज कुछ नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का क्या होता है, एक जो है मतलब किसी एटम से कितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए हैं या कितने दिए हैं, वही चार्ज होता है। सिंपल चीज़ है, पहली तो आप ये समझ गए होंगे कि चार्ज होता क्या है। अब हम बात करते हैं भाई फील्ड की। फील्ड आपको जो है पूरी आपकी क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसमें आपको दो तरह की मेनली फील्ड पढ़ने को मिलेगी। पहली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी होगी मैग्नेटिक फील्ड।
अभी जो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेंस है, जरा फील्ड के बारे में समझो होता क्या है। देखिए, फील्ड के यदि हम शब्द पे जाएं तो इसका मीन ये है कि जब भी आप क्या करो, कोई भी ऐसे फोर्स को महसूस करो जो कि ना तो आपको दिख रहा है और ना ही ऐसा कुछ है जो कि आपके कांटेक्ट में है। तो इस तरह के जो फोर्स को क्रिएट करने वाली जो एक चीज होती है वो होता है फील्ड। मतलब कि कोई भी चार्ज एक दूसरे चार्ज को यदि अपनी ओर खींच रहा है या फिर उसको रिपेल कर रहा है, तो ऐसी एक प्रॉपर्टी उस चार्ज की जो कि उसको दूसरे चार्ज को खींचे या रिपेल करे, तो वैसी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फील्ड। अब जो फील्ड यदि चार्ज की बात होती है तो वहां पे हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आपको समझ आया। हम जो फील्ड होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, दो तरीके से। पहला तो हम करेंगे कि उसमें कुछ लाइन बना के बताएंगे कि भाई जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। और हम जो है थोड़ा इस तरीके से भी कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई फील्ड कहाँ कहाँ तक है, कितनी कितनी दूर तक है। तो वो सब आगे के टॉपिक में हम कवर करेंगे। बस ये जो था इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ इन सभी के बारे में। तो मैं इसी तरीके से आपको एक एक वर्ड का मीन बताऊंगा। देखिए, एनसीईआरटी में यदि वो कोई आपको वर्ड देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल दे दिया कोई मतलब का नहीं, उसकी एक एक डेप्थ में जाएंगे हम, उसको समझेंगे कि वो क्यों आया वहाँ पे, किस लिए आया। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं जरा और फिर इसको पढ़ेंगे आगे। तो देखिए क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में कि ऑल ऑफ अस जो है हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर्स पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। मतलब क्या है भैया इसका, तो ये लाइन हमसे ये बोल रही है कि आपने जो है अक्सर ये देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है एक सिंथेटिक जो क्लॉथ वगैरह होते हैं, जो स्वेटर वगैरह जो आप पहनते हो, तो यदि क्या करते हो उनको ड्राई वेदर में यदि वो आपस में थोड़ी सी क्या हो जाए, रगड़ जाए, तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, एक क्रैकल साउंड आपको मिलने लगेगा वहां से। और कोई जब आप रात में देखोगे उसको तो कुछ स्पार्क टाइप का आपको दिखेगा। तो अब ऐसा फेनोमेना हो क्यों रहा है वो ये आपको यहाँ पे बताया गया है थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आपको। आगे इन्होंने लिखा है कि दिस इज ऑलमोस्ट द इन, है ना, क्या लिखा है आपका, इनविटेबल विथ जो है लेडीज गारमेंट्स लाइक अ पॉलिस्टर साड़ी। और ये जो फेनोमेना है आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा जो पॉलिस्टर की साड़ी होती है आपकी उनमें। तो सिंपल ये आपका लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन। क्या आपने पहले कभी ये सोचा है कि, ये तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब आप सोचने पे मजबूरी हो गए, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा था, जब ये चैप्टर भी नहीं हमने पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो आपने कभी सोचा था कि यार ये जो कोई भी हम देखते हैं पॉलिस्टर वगैरह का जो कपड़ा होता है, यदि उसको जो आपस में रगड़ दें और फिर उसको जो है देखते हैं तो वहाँ से क्या होता है, स्पार्क वगैरह एक जो है क्रैकल का जो साउंड हमें दिखता है, तो वो हमें क्यों दिखता है, कैसा क्या आपने कभी ऐसा सोचा है। तो यही बोल रहा है आपसे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। आगे बोला जा रहा है कि अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। और इसका एक और एग्जाम्पल जो इसमें कि हमें आवाज़ और स्पार्क दोनों दिखते हैं, वो आपका क्या है, जब थंडर स्टॉर्म दिखती है आपको, जो बिजली कड़कती ना वो, तो उसमें भी हमें यही फेनोमेना दिखता है। तो अब ऐसा क्यों होता है भाई, वो भी हम समझेंगे। We also experience a sensation of an electric shock either while जो है opening the door or a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। देखिए, आपने ऐसा भी कई बार किया होगा, इसको तो छोड़ो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया, मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल बता दूं जो आपने घर में भी करके देखा होगा। कैसा होता था वो, कि हम क्या करते थे, किसी एक जो है लड़के को एक चेयर पे बिठा देते थे, है ना, और हम क्या करते थे कि जो वो हमारा बंदा जो चेयर पे बैठा है, तो हम क्या कराते थे कि पीछे से एक जो दूसरा बंदा रहता था वो क्या करता था, यहाँ पे बहुत जोर से क्या करता था, एक कोई भी टावल वगैरह लेके वो इस पे हिट करता था। तो जब वो ऐसा करता था तो आपको देखने को मिलता था कि इस जो बंदे को यदि उसने इस पे हाथ वगैरह रखा हुआ होता था उसको एक शॉक टाइप का लगता था। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं इन सभी के रीज़न दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो ये बता रहा हूँ मैं रीज़न भी नहीं दूंगा, मतलब आगे चल के हम जब पढ़ेंगे सबके मैं रीज़न दूंगा। मैं आपकी अभी क्यूरियोसिटी को जगा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने कभी भी देखा था कि क्या होता था कि जब इस तरह से वो करता था, मारता था इसको, तो यहाँ पे इसको एक शॉक टाइप का लगता था। तो वो क्यों होता था उसका भी जरा आप खुद जरा रीज़न ढूंढो, फिर हम बताएंगे आपको। आगे इन्होंने लिखा है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी कार वगैरह का जो हैंडल जो होता है या फिर जो उसमें जो गेट खोल जो उसकी डोर को खोलने के लिए लगा रहता है, तो उसमें जब आप टच करते हो उस आयरन बार को,
तो आपको क्या रहता है, एक शॉक टाइप को जो है मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो यहाँ से पूछ रहा है आपसे। फिर आगे पूछा भाई कि जो रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अवर बॉडी। यहाँ पे जिन सभी जो चीज़ों को हमने बात की है उसका रीज़न ये है कि इनमें क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि हमारी बॉडी से। अब इसका क्या मतलब है भैया, देखिए ज़रा। जब वो हमारा क्या है, जब हम कोई भी आप फेनोमेना ले सकते हो, जैसे कि वो हमारा क्या थी, जो कार वगैरह थी, तो कार का ही जो हमारा क्या था, डोर था या गेट था, जो भी था, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो लगा रहता है, इसको हम पकड़ के इसको खोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चार्ज हमारा पहले से अकोमोडेट रहता है। अब ये जो चार्ज रहता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना जब हैंड वगैरह को लाते हैं, तो ये जो सारा का सारा चार्ज रहता है, हमारी बॉडी यहाँ पे डिस्चार्ज है, लेकिन ये जो इसका जो हैंडल है जिसको हम इसको खोलने वाले हैं, उसमें क्या है, चार्ज भरा हुआ है। तो वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, हमारे जो है बॉडी में फ्लो करने लगता है। अब ऐसा होने से क्या होता है कि हमको जो है एक शॉक लग जाता है। सिंपल सा मीन है, यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको। तो वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिए कि विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू द रबिंग ऑफ जो है इंसुलेटिंग जो है सरफेस। क्या होता है कि वहाँ पे जो हम जिस डोर को पकड़ रहे होते हैं, वहाँ पे पहले से क्या है, कहीं पे जो है रबिंग वगैरह की होगी, जिससे कि वहाँ पे कोई चार्ज हमारा एक्यूमुलेट हो गया है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उस पर टच करते हैं, तो हमारी बॉडी में वो चार्ज क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। और आगे बोला है भाई साहब, यू माइट हैव आल्सो हर्ड, आपने ये भी सुना होगा कि दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भैया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो इन्होंने लिखा है, आपने ये भी सुना होगा कि ये जो जनरेशन है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, अब इसका सेंस क्या, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया सबसे पहले तो आपको इस वर्ड पे जाओ, तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुकी हुई। कोई भी चीज़ जब रुकी हुई होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। अब जब इन्होंने बोला है कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका मतलब है कि जो रुकी हुई है एकदम, कहीं पे वो संचारित है, तो उस चीज़ उसको बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होती है, वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। और आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि दिस इज अ प्रिसाइजली, जो है आपका है ना, प्रिसाइजली। देखिए और एक और बात बता दूं मैं बच्चों कि कई बार क्या होता है, हम जब फ्लो में जब पढ़ाते हैं, तो कोई वर्ड क्या रहता है, थोड़ा हम उसको प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते। इसलिए जो है आप थोड़ा इसमें वो मत लीजिएगा कि सर ने कोई वर्ड को गलत बोल दिया है। क्या होता है, जब हम इसको पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा देखो ध्यान कहाँ रहता है, आपको समझाने में। इसलिए कोई वर्ड जो हमसे क्या होता है, थोड़ा सा फंबल होके कुछ उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाता है, तो आप इतना जो है उसको सीरियस मत लीजिएगा। तो क्या लिखा है इन्होंने कि दिस इज अ प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसी चीज को, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भाई कैसे होती है, फेनोमेना क्यों होते हैं, इसी चीज को हम जो है बिल्कुल खास तौर पर पढ़ने वाले हैं अपने अगले जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें भी, और ये जो चैप्टर है उसमें भी। अब स्टैटिक का मीन्स बोल रहे हैं एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ना तो भाई साहब कहीं पे जा रही हो, या फिर मतलब कि वो मूव ना कर रही हो, या वो एक जगह पे रुकी हो, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक। तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन है, या इसका जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। मतलब कि एक ठहरे हुए चार्ज की वजह से जो हमारे फेनोमेना हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई फोर्स हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, इन सभी चीज़ें जो मिलेंगी वो हमें किससे मिलेंगी, एक स्टैटिक चार्ज से मिलेंगी। अब देखो दो तरह से आपको पूरा आगे चल के पढ़ना है। पहले इस चीज़ को समझ लो कैसे भाई पढ़ना है, कि जो आपका यहाँ पे जो वर्ड आया है स्टैटिक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज को एक जगह पे रख के उसकी स्टडी कर रहे हैं। कैसे कि ये जो चार्ज हमारा रखा, मान के चलिए पॉजिटिव है, तो अब इसकी वजह से भैया क्या फील्ड बन रही है, क्या इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, क्या इसकी वजह से पोटेंशियल है, ये सभी बातों को हम पढ़ रहे हैं जब हमारा एक चार्ज रुका हुआ है तब। अब यही चार्ज मान के चलो मोशन में आ गया, तो वहाँ पे हम इसका जो है फेनोमेना बदल देंगे। वहाँ पे फिर हम इनकी बात नहीं करेंगे, फिर बात होगी वहाँ पे किसकी, मैग्नेटिज्म की। और वो आपका आगे के चैप्टर में आपको मिलेगा कि जब हमारा चार्ज मोशन में जाए। तो अभी जो हम इस पूरे चैप्टर में, और एक आगे का भी चैप्टर आएगा आपका, तो उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा किसके बारे में आपका, कि जब चार्ज हमारा रुका हुआ हो, स्टैटिक हो, लेकिन यदि हमारा चार्ज मूव करने लगे, मोशन में जाए, तो जो हम फेनोमेना पढ़ेंगे वो आपका होगा मैग्नेटिज्म में। तो इतना सब कुछ आपको इस पूरे इंट्रोडक्शन में जानना था। अब हम पढ़ते हैं जरा इलेक्ट्रिक जो है चार्ज के बारे में। भैया इलेक्ट्रिक चार्ज के मीन क्या है, ये होता क्या है, कहाँ से आया है, ये सारी बातें हम जरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट
एम्बर रब्ड विथ जो है वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू जो है थेल्स ऑफ जो है मिलेटस ग्रीस अराउंड 600 BC। अब इसका क्या सेंस है, ये क्या वर्ड बोल दिया इसने। तो बोल रहे हैं कि इतिहास में हम चलें तो जो क्रेडिट है इस डिस्कवरी जो इसका होने का वो ये है कि एक अंबर नाम का जो सब्सटेंस वगैरह होता था, जब उसको रब किया जाता था वूल या सिल्क से तो वो अट्रैक्ट करता था किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को, है ना। और जो कि आपको कहाँ पे थेल्स ऑफ जो है मिलेटस जो कि ग्रीस में है वहाँ पे ये देखने को मिला ये फेनोमेना। अब जो नाम आया है भाई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका क्या है, इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर। तो यहाँ से जो आपका नाम निकल के आया इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया कि वो जो एम्बर नाम का एक्सेप्टेंस था तो वो क्या कर रहा था, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, जब उसको रब कर रहे थे हम किसके संग, बूल के संग। तो वहीं से इन्होंने क्या करा कि इस एम्बर नाम का जो वर्ड था उसी को क्या बोलते थे वहाँ पे वो ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो उसी से इन्होंने फिर इसका नाम रख दिया भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब ये सब देखो ये सब क्या है आपकी थ्योरी बेस है और एकदम कहानी बेस है, तो अब इनको हम आपको कहानी बता दें तो वो ही हो जाएगी बात, है ना। तो इसलिए हम क्या बता रहे हैं आपको जो आपके सार्थक है मतलब का है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि एम्बर नाम का सब्सटेंस था उसको इलेक्ट्रॉन वगैरह कहते थे, इलेक्ट्रिसिटी वहां से आया, बस इतना सा यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है कि मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नॉन विच जो है ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक अ स्ट्रो पिथ वॉल एंड जो है बिट्स ऑफ पेपर्स। मतलब क्या है कि उस समय में जो हमारा लिखा है इन्होंने कि कोई मतलब ऐसे कुछ पेयर हम जानते थे उस मटेरियल के जिनको कि हम क्या करते थे रब कर देते थे आपस में जो है उनको रगड़ देते थे, तो वो क्या करते थे अट्रैक्ट करते थे, है ना। चाहे वो एक दूसरे को करें या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को करें लेकिन वो अट्रैक्ट करते थे किसको, लाइट ऑब्जेक्ट को। अब लाइट ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि कोई भी जैसे फर वगैरह होता है या फिर आपके जो बाल हुए इनको हम बोलेंगे लाइट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रो वगैरह हुई, पिथ बॉल हुई, ये जो आपको दिखेगी यहाँ पे नीचे करके, है ना, एक पिथ बॉल आएगा वो हुई, है ना। और क्या है आपका जो पेपर वगैरह होते हैं उनके टुकड़े वगैरह, तो ये क्या होते हैं आपके अट्रैक्ट होने लगते हैं जब हम क्या करते हैं जो अंबर वगैरह जो सब्सटेंस था या कोई और दूसरे सब्सटेंस जो उनको रब वगैरह करते हैं तो वो इनको अट्रैक्ट करने लगते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। अब यदि आपको इफेक्ट देखना हो कि भाई अट्रैक्ट वगैरह कैसे होता है क्या होता है, तो उसके लिए आप एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हो आपके घर वगैरह में। कैसे देखो कि आप क्या करिए, कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ अ वाइट पेपर, आप क्या करिए कट आउट कर लीजिए एक लंबी सी पतली स्ट्रिप किसकी, वाइट पेपर की, एंड जो है लाइटली आयरन देम। और उसमें क्या करिए आप जो है कहाँ गया ये कि देखो एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट, और फिर क्या करिए कि कट आउट जो है क्या लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ अ वाइट जो है पेपर एंड जो है लाइटली आयरन देम। अब आयरन देम का मतलब यहाँ पे है कि उनको थोड़ा सा आपका करिए, जो आपके घर में जो स्त्री है ना, मतलब जो प्रेस बोलते हुए जिसे हम आयरन बोलते हैं, उससे आपका करिए उसको आयरन कर लीजिए। एंड टेक देम जो है नियर अ टीवी स्क्रीन, और फिर क्या करिए आप उनको आपकी टीवी स्क्रीन के पास लाइए, फिर जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसके पास लाइए। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल सी दैट जो स्ट्रिप्स होंगी गेट अट्रैक्टेड टू द जो स्क्रीन के हो जाएंगी और इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आप टीवी की स्क्रीन पे जो आपकी जो स्ट्रिप आपने काटी उस तरीके से वहाँ पे चिपक जाएंगी, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये भी ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि इफ टू ग्लास रॉड्स रब होती हैं किसके संग, वूल या फिर सिल्क क्लॉथ के संग, ब्रॉक्ड क्लोजर टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है कई बार, एक नंबर एग्जाम मतलब कि 1 मार्क्स में आया है। ये क्या है देखो कि यदि आपने क्या किया, जो ग्लास रॉड होती है, अब देखो रॉड मतलब होता है छड़, जो छड़ी होती है ना उसे हम रॉड बोलते हैं। जब ग्लास रॉड को क्या करते हैं हम रब करते हैं वूल या फिर सिल्क क्लॉथ के संग, और इनको यदि हम एक दूसरे के पास लाएं, फिर मतलब इनको आपस में रब कर दिया, फिर हम इनको क्या करेंगे आपस में पास लाएंगे, तो ये दो क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। और जो कि फिगर आपको 1.1 के ए में आपको बताया गया, देखिए किस तरीके से, ये देखिए। तो हमने क्या किया, इस ग्लास रोड को ली, ग्लास रोड को हमने रब किया किसके संग, सिल्क के जो है थ्रे जो है हमारे किसके संग किया हमने, सिल्क के क्लॉथ वगैरह के संग इसको रब किया। इस पे जो है चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। फिर हमने क्या किया इसको जो है, अब आप देखोगे कि ये जो ग्लास रोड आपस में, अब फिर हमने दोनों ग्लास रोड को लाएंगे तो रिपेल कर रही वो, है ना, एक दूसरे को।
और वहीं पे हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के संग, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। लेकिन यदि हमने क्या किया कि जो हमारी ग्लास रॉड है और ये हमारी कौन सी थी, ये प्लास्टिक रॉड, जब दोनों को हमने पास लाया तो ये दोनों को आपस में क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इस पे जो है हमने जब प्लास्टिक रॉड को रब किया तो इस पे कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क के संग जो है रब किया तो उस पर क्या आ गया, अब आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो हमारी ग्लास रॉड होंगी वो आपस में क्या होंगी, रिपेल करेंगी, है ना। इसी तरह के जो प्लास्टिक रॉड है माइनस माइनस है तो वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन यदि हम दोनों को क्या लाएं, ग्लास रॉड को अलग से और प्लास्टिक रॉड को, तो इनका जो ये इसके पास क्या है आपका पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ मिली कि भाई जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज जो है आपका अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इस इतना सा आपको बताने वाले थे इस पॉइंट में, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। आगे क्या लिखा है कि 2 strands ऑफ वूल और 2 पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ जो है विच द रॉड वर रब्ड आल्सो रिपेल ईच अदर। तो वो यहाँ से बोला गया है कि आप जो है 2 स्ट्रैंड ऑफ जो है वूल वगैरह के लो, है ना, और 2 आप सिल्क के लो, और वो भी यदि आप करोगे तो उनको रब करोगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और हाउएवर ग्लास रोड एंड जो है क्या लिखा है इन्होंने, वूल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब ये सब फेनोमेनास क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या हो रहा है, अलग अलग चार्जेस आ रहा है। जैसे कि अभी ग्लास रोड के पास पॉजिटिव था तो वूल के पास नेगेटिव होगा, तभी वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इतनी सिंपल चीज़ है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है वहाँ पे। आगे लिखा है कि सिमिलरली 2 प्लास्टिक रोड जो होंगी आपकी, जो कि हमने रब की है किसके, जो कि कैट्स फर जो है रिपेल करेंगी एक दूसरे को, लेकिन जो है आपकी जब अट्रैक्ट करेंगी वो किसको, जब भी उनको लाया जाएगा, है ना। तो फिगर जो आपका 1.1 के बी में बताया गया, देखिए जरा वो बता देते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई भी इतनी आपको कठिन नहीं है ना। और अंदर है जो कि ऑन द अदर हैंड जो प्लास्टिक रोड होगी वो अट्रैक्ट हो जाएगी ग्लास रोड से, जो कि अभी फिगर जो हमने अभी देखा भी था। और एंड रिपेल करेगी वो सिल्क और वूल विच जो कि ग्लास रोड इज रब्ड, जिससे ग्लास रोड रब हुई है, और ग्लास रोड रिपेल द फर। और इसी तरीके से देखो ये सब बकवास फेनोमेना जो आपके लिखे हुए हैं, जो आपने बचपन से ही करते आ रहे होंगे ना। देखो एनसीईआरटी में क्या रहता है कि उनको ये नहीं पता रहता है कि आप जो है कितने क्यूरियोसिटिव हो, तो उन्होंने ये सब एग्जाम्पल इसलिए दिए जिन्होंने बिल्कुल इसके बारे में जो है कुछ जाना ही नहीं। देखो मुझे पक्का पता है कि जो बच्चा इस साइंस स्ट्रीम में है उसने इतना सा तो यार करके ही देखा ही होगा बचपन में कभी भी, कि कोई प्लास्टिक रोड को उसने रब की होगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया होगा तो आपने ये तो किया होगा कि आप जो है अपनी कंघी वगैरह करके देखते होगे कि जो आपके क्या होते हैं, आपने देखा होगा अपने जो कंगा जो कॉम्ब होता है उसमें क्या होते हैं, जो हमारे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसमें चिपकने लगे, इतना तो आपने किया ही होगा। तो बस वही तो यहाँ पे बताया, और कुछ नहीं है जो कि आपको करे कन्फ्यूजन में डाले, है ना। सिंपल सी बातें हैं, इसलिए मैं इतना जो है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपल सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। आगे लिखा है इन्होंने, वही सब बातें हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि इफ अ प्लास्टिक रोड रब विद फर इज मेड टू टू स्मॉल पिथ बॉल नाउ अ डे वी कैन यूज़ अ जो है पॉलिस्ट्रीन बॉल। मतलब कि जो हमारी पहले के समय में हम यूज़ करते थे पिथ बॉल का, लेकिन अब हम यूज़ करने लगे हैं पॉलिस्ट्रीन बॉल का। अब यहाँ पे बात ये आती है, क्या बोल रहे हैं कि जब हम प्लास्टिक रोड को रब करते हैं किसके संग, फर वगैरह के संग। अब फर होते हैं पंख वगैरह जो होते हैं ना आपके, तो उनके संग जब रब करते हैं मेड जो है टू टच, और जब उसको हम पिथ बॉल से टच कराते हैं और सस्पेंडेड बाई अ सिल्क और अ नाइलॉन थ्रेड, और जब हम क्या करते हैं इस पिथ बॉल को लटका देते हैं किससे, आपका जो है सिल्क या फिर नायलॉन के जो है धागे से, तो जो बाल्स होंगी रिपेल करने लगेंगी एक दूसरे को। वो की फिगर वो आपको 1.1 के डी में दिख रहा है। देखिए जरा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस वाली पिथ बॉल को रब किया, फिर इस वाली को किया, और दोनों को आपस में नायलॉन के जो है थ्रेड से आपस में जो है इस तरह से जो है लटका दिया। तो क्या हो रही है यहाँ पे, ये जो दोनों हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। क्योंकि यार इनके पास क्या है, सेम सेम चार्ज है, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव है इसके पास भी नेगेटिव है, तो जो दोनों के पास सेम है तो वो रिपेल ही करेगा। उसी तरह इसके पास भी पॉजिटिव है इसके पास भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल ही करेंगे। लेकिन इसके पास नेगेटिव है इसके पास पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये सब बकवास बातें लिखी गई हैं यहाँ पे नीचे, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो है वही बातें लिखी गई हैं ना। मैं यहाँ से जो स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका क्या लिखा गया देखिए। तो दीज जो है सिमिंगली सिंपल फैक्ट वर स्टेबलाइज फ्रॉम ईयर ऑफ एफर्ट्स एंड केयरफुल जो है एक्सपेरिमेंट्स एंड दियर एनालिसिस। तो ये सब बातें सो जो करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ फैक्ट वगैरह जो है लिखे पाए।
तो आगे क्या लिखा है इन्होंने कि इट वॉज जो है कंक्लूडेड, ऐसा कंक्लूड हुआ कि आफ्टर मैनी केयरफुल जो है आपकी स्टडीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट दैट वर जो कि देयर वर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंटिटी विच इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो तरह की आपकी क्या है यहाँ पे लिखा है एंटिटीज होंगी जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। और वी से दैट अ बॉडीज लाएगा ग्लास और अ प्लास्टिक रॉड जो कि सिल्क फर और अ पिथ बॉल आ रहा है इलेक्ट्रीफाइड। और ऐसी जो बॉडी जिनके पास क्या है जो चार्ज है उनको हम इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहने लगेंगे। और दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, और इनके पास क्या होगा रब करने से इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। और जो एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल सजेस्टेड दैट दियर आर टू काइंड्स ऑफ जो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड बी फाइंड दैट जो होगा कौन सा कि भाई पहला तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज जो होंगे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बस इतनी थी इस पूरे पोर्शन में आपके लिए कि लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज आपके अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें यहाँ से हमको कंक्लूड होकर मिली। आगे लिखा है जो एक्सपेरिमेंट्स आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम जो है रॉड टू पिथ। और एक और जब हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया तो हमें एक और चीज़ पता चली कि जो चार्ज जो रहते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, जैसे कि इस रॉड से वो पिथ बॉल पर जा रहे थे जब उनको हमने कॉन्टेक्ट में लाए है ना। और इट इज़ सेड दैट द पिथ बॉल आर इलेक्ट्रीफाइड और दी आर चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। तो ये जो हुई है मतलब जो पिथ बॉल हमने चार्ज की वो किससे की, कॉन्टैक्ट से की। तो आगे लिखा द प्रॉपर्टी विच जो है डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपसे एग्जाम में पूछते हैं भाई साहब व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा कि दो तरह के हमारे चार्जेस को जो है डिफरेंशिएट करने वाली प्रॉपर्टी पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहलाती है। कौन सी, पहली पॉजिटिव चार्ज बताती, दूसरा नेगेटिव। तो मतलब चार्ज जो होता है उसके पास क्या होती है आपकी, दो तरह के होते हैं चार्ज, एक तो होते हैं पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव, इसी को पोलैरिटी बोलते हैं। आगे बोला गया है कि जब हम क्या करते हैं वह ना ग्लास रोड को रब किया जाता है सिल्के के संग, तो जो रोड होती है वो एक्वायर कर लेती है वन काइंड ऑफ चार्ज एंड द सिल्क एक्वायर कर लेती है सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। मतलब क्या है इसका भाई कि जब हमने ग्लास रोड को रब किया सिल्के के संग तो सिल्के ने क्या किया, कोई एक दूसरा चार्ज ले लिया और ग्लास ने कुछ अलग चार्ज ले लिया। और दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो है सभी के लिए ट्रू होगा जब आप कोई भी दो पेयर लोगे उनको आपस में घर्षण करोगे रब करोगे। मतलब क्या होगा कि एक के पास आपका कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो यहाँ पे बोला है। और नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क, जब हम क्या करें उस इलेक्ट्रीफाइड जो हमारी रोड है ग्लास रोड है उसको हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे सिल्क के संग, तो विच इट वाज रब्ड, जिसके संग वो रब्ड हुई थी, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, और फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे। दे आल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लार्ज ऑब्जेक्ट एज दे डिड ऑन जो है बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया वो जो दोनों आपस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए हैं तो उन्होंने क्या किया, फिर अपना जो चार्ज है वो फिर न्यूट्रल हो गया वो। अब न्यूट्रल होने से फिर क्या होगा कि उनके पास मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब चार्ज नहीं होगा तो ना वो किसी को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही किसी को रिपेल करेंगे, नासा यहाँ पे बताया गया है। 10 द चार्जेस एक्वायर आफ्टर रबिंग और लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रोकन इन कॉन्टैक्ट, जो चार्ज आपके एक्वायर हुए आफ्टर रबिंग में वो लॉस्ट हो जाएंगे जब चार्ज बॉडी आपकी कॉन्टैक्ट में आएंगी। और व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल सी चीज़ देखने को मिल रही है, वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, मतलब कि उन्होंने अपना अपना चार्ज जो एक दूसरे को दिया था वो एक दूसरे से ले लिया और मतलब कि वो दोनों अनचार्ज हो गए हैं। और इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्ज रिक्वायर बाई एन ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रलाइजेस और नलीफाई ईच अदर, तो वही आपको देखने को मिलेगा कि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और नलीफाई कर लेंगे। तो दियर फोर चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाई जो है क्या अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इसका नाम है, मतलब जो साइंटिस्ट ने कि इसको जो है सबसे पहले चार्ज वगैरह का नाम दिया। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या होता है कि एनसीईआरटी से पढ़ने का सबसे बड़ा जो है फ़ायदा यही होता है कि हम जो है एक एक बात को अच्छे से पकड़ पाते हैं। अब जैसे कि अब कहाँ पढ़ने वाले थे आप, भाई किसी भी कोई अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने ये नाम दिया है पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ से पढ़ने से क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि बेंजामिन जो है फ्रैंकलिन नाम के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को नाम दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव करके। तो ये सब फायदा होता है एनसीईआरटी से पढ़ने का। आगे लिखा है कि वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड द सम इज जीरो। सिंपल सी बात है भैया, यदि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसके पास भी कोई 5 कूलम वगैरह का चार्ज है, इसके पास भी 5 कूलम का चार्ज है, दोनों ने आपस में जो है मिल गए तो क्या होगा, दोनों का कट जाएगा और बचेगा क्या आपके पास अंडा। इतनी सी बात बोली गई है यहाँ पे
कि जब भी हमारा क्या होगा, दोनों जो हमारी अलग अलग चार्ज वाली जो बॉडीज़ हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ चार्ज हैं, यदि वो दोनों आएंगे तो उनका जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। दिस माइट हैव बीन दी फिलोसॉफी इन नेमिंग दी चार्ज एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसी के पीछे जो थी हमारी यही फिलोसॉफी थी कि भाई चार्ज का 0 होना वो हमको चार्ज को 2 विभाजित करती है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। आगे बोल रहा है कि भाई बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रोड और अ कैट्स फर इज कॉल्ड अ पॉजिटिव। देखो अब कन्वेंशन के रूप में हमने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। हो सकता था कि उस समय जब कन्वेंशन कर रहे थे इनका तो वो चाहते तो जो हमारी ग्लास रोड पे चार्ज आया था उसको नेगेटिव बोल देते, कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उस समय जो नाम थे वो दे दिए उन्होंने कहा भैया ग्लास रोड पर जो चार्ज आया हम उसको पॉजिटिव बोलने लगेंगे आज से, और जो आपकी प्लास्टिक पे आया है उसको हम नेगेटिव बोलने लगेंगे। इस तरह से उन्होंने कन्वेंशन के रूप में पॉजिटिव नेगेटिव करके उन्होंने डिनोट कर दिया। और इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। यदि किसी बॉडी के पास चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बॉडी कहेंगे, और व्हेन इट हैज नो चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और किसी बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। तो अब इतना सारा पोर्शन आपके लिए था और इसको हम पूरा कवर करके जाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। तो यहाँ से जो आपका जो कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका 1.2 चल रहा है ना, तो इस 1.2 को जो है पूरा करके ही जाएंगे आज हम। तो चलो उसको और आगे पढ़ते हैं जरा हम। उससे पहले जरा इस यूनिफिकेशन वगैरह को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा आपका इस ब्लू बॉक्स में। देखो ब्लू बॉक्स में जो लिखी हुई चीज़ें रहती हैं मैंने आपको क्लास 11th में तो इतनी सारी नहीं कराई हैं, लेकिन क्या क्लास 12th के बेस पे जरूर कराएंगे हम, क्योंकि इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन सजाते हैं। क्या लिखा भाई यहाँ पे, इन ओल्डन जो है आपके जो डे थे, मतलब पुराने समय की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो था आपका वो ट्रीटेड होता था एक सेपरेट सब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि देखो जब वो इन फेनोमेनास को पढ़ते थे तो उस समय क्या था, ये चार्ज वगैरह एटम वगैरह इन सभी की बात नहीं करते थे वो, है ना। जो भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था उसको इलेक्ट्रिक वगैरह में ले लेते थे, जो मैग्नेटिक वगैरह शो करता था उसे मैग्नेटिक में ले लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी डील्ड विद चार्ज ऑन अ ग्लास रोड कैट्स फॉर बैटरीज लाइटिंग ईटीसी, है ना, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किससे डील करती है, चार्जेस से, जो कि रोड वगैरह पे आए हैं आपके ग्लास रोड के, जो कि कैट के फर पे, बैटरी, लाइटनिंग, इन सभी में है। और जो आपका मैग्नेटिज्म है वो डिस्क्राइब्ड इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेट। और ये जो मैग्नेटिज्म आपका शब्द है वो कहाँ से आया है या किस लिए आया है, वो बताता है कि मैग्नेट वगैरह का इंटरेक्शन, जिसमें कि हम आयरन फिलिंग्स को भी देखेंगे, कंपास की नीडल का घूमना हुआ, ये सभी चीज़ें हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। अब 1820 में क्या हुआ कि डेनिस जो है साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ऑस्टर्ड, उन्होंने ये फाउंड किया कि जो कंपास की नीडल होती है वो डिफ्लेक्टेड करती है जब उसको पास कराया जाता है, या फिर जब हम क्या करते हैं पास करते हैं उसके पास से इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू अ वायर प्लेस नियर द नीडल। मतलब कि क्या था इसका, देखो ये जो ऑस्टर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक जो है कंपास को लिया, इस तरीके से कंपास की नीडल वगैरह होती है, थोड़ी अच्छी बनाते हैं इसको हम। तो ये हमारा क्या था, कंपास था। वहाँ पे हुआ क्या कि जब उन्होंने क्या किया कि इससे जब इन्होंने एक वायर रख दिया यहाँ पे, और इससे जब इन्होंने करंट को फ्लो कराया कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये जो नीडल थी वो डिफ्लेक्शन आ गया इसमें, मतलब कि जो है थोड़ा मोशन में आ गई। तो अब उन्होंने यार गजब समझा कि यार इसका जो कुछ कॉन्टेक्ट ही नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो डिफ्लेक्शन कर रही है। तो देखो उसको सोच के देखो, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि उस समय में साइंटिस्ट को ये देखना कि यार किसी भी चीज़ के इधर मोशन होने से इसमें मोशन आ रहा है, तो ये बहुत गजब की चीज़ थी उस समय की, है ना। कई जो होते हैं वो स्टैटिक एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हाँ सिंपल चीज़ है, वो आज सिंपल लग रही है लेकिन उस समय में सोचना तक मुश्किल था कि यार ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और एक दूसरा यहाँ से मोशन हो रहा है, वहाँ से इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए। बहुत गजब चीज़ है ये। तो क्या हुआ कि इस वायर को जब इन्होंने क्या कराया, करंट पास कराया इस वायर से, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया और ये जो चीज़ दी ऑस्टर्ड को बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर दिया। और देखिए उन्होंने क्या किया फिर उसको, कि जो एम्पियर और जो फराडे थे, मतलब कि एक एम्पियर नाम के भी साइंटिस्ट थे और फराडे नाम के भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सपोर्ट किया इस ऑब्जर्वेशन को, और बाई सेइंग दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने क्या क्या कहा कि भैया यदि कोई भी हमारा चार्ज मोशन कर रहा है तो वो जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जो मूविंग मैग्नेट होगी वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि यदि हमारा चार्ज मोशन कर रहा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड यदि फिर मैग्नेट मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी। मतलब इन्होंने एक दूसरे से इस फेनोमेना से जोड़ दिया। आगे इन्होंने लिखा है कि जो यूनिफिकेशन वॉज अचीव्ड व्हेन द स्कॉटिश जो कि फिजिक्सिस्ट थे एक आपके, जिसका नाम था मैक्स बेल, एंड डच के फिजिक्सिस्ट थे जिसका नाम था लोरेंज,
पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी वेयर दे शोड द इंटरपेंडेंस ऑफ दिस जो है टू सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक स्कॉटिश आपके फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था मैक्सवेल, और एक डच के आपको मतलब एक डच कोई देश है या कोई भी है तो वहाँ से एक फिजिसिस्ट थे आपके लॉरेंज। उन्होंने क्या किया कि इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसको जो है इंटर डिपेंडेंस माना इन दोनों सब्जेक्ट को, मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिज्म और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और दिस जो फील्ड इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इन्होंने ये कहा कि भैया ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है उस एरिया को, उस ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो कि क्या लिखा है इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द फेनोमेना जो होंगे अकरिंग अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ऐसे फेनोमेना जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म जुड़ी होंगी उन सभी फेनोमेना को हम किसके अंदर रख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। और क्लास 11th में आपने यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था भैया यूनिफिकेशन क्या होता है। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना को एक संग पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं उसका क्या, यूनिफिकेशन कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल चीज थी आपकी। आगे लिखा है कि वर्चुअली एवरी फोर्स दैट वी कैन थिंक, और माफ कीजिएगा थिंक ऑफ लाइक, जो कि आपका फ्रिक्शन है, केमिकल फोर्स बिटवीन एटम होल्डिंग द मैटर टुगेदर, एंड इवन द फोर्सेस जो कि डिस्क्राइबिंग प्रोसेसेस अकोरिंग इन अ सेल्स ऑफ अ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इट्स ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप देखते हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो आपका क्या हो केमिकल फोर्सेस जो कि आपके एटम वगैरह को जो होल्ड करके रखता है मैटर वगैरह को, या फिर आपका जो है फोर्स जो कि क्या करता हो, जो कि एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इन सभी में भी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स वहाँ पे कार्य कर रहा होता है, वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स रहता है इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है। मैंने आपको ये पढ़ाया था क्लास 11th में, फंडामेंटल जब फोर्सेस में आपको टॉपिक करा रहा था उसमें। आगे बोल रहे हैं भैया कि जो मैक्सवेल पुट फॉरवर्ड फोर जो है इक्वेशंस दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन लो प्लेज इन मैकेनिज्म। क्या था कि जो हमारा क्या जो मैक्सवेल ने क्या किया, ऐसी कोई 4 इक्वेशन बनाई जो कि वैसे ही वर्क करती है जैसा कि हम अभी ग्रेविटेशन में जो न्यूटन ने अपने मोशन की इक्वेशन दी है उसी तरीके से मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपनी 4 इक्वेशन दी है जो कि आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। आगे लिखा भैया कि ही आल्सो आर्ग्यूड, इन्होंने ये भी कहा कि जो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, एंड इट्स स्पीड कैन बी फाउंड बाय मेकिंग अ प्योरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो है मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारी लाइट है मतलब जो प्रकाश है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो हम प्योरली फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का मेजरमेंट करके। और उन्होंने क्लेम किया, ही क्लेम्ड दैट द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इंटीमेंटली रिलेटेड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि जो साइंस है किसी भी जो ऑप्टिक्स जो प्रकाश हम बोलते हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है। आगे लिखा है कि जो आपका साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन है फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। मतलब कि जो हमारा आज की साइंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जुड़ी हुई है जिसमें बेसिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही है। और ये मैं बता दूं आपको जो हम क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं बेसिक मतलब पूरा जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं ना। और ये जो आपका बहुत मज़ेदार भी है ना, क्लास 12 जो इतनी मज़ेदार है जितना आपको क्लास 10th में 11th में नहीं आया होगा इतना मज़ा आपको क्लास 12 की फिजिक्स में आएगा। बहुत सारे फेनोमेना हम पढ़ेंगे, देखते जाइए किस तरीके से। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न, वाइड वेराइटी की सारी चीज़ें हम जो होंगी प्रैक्टिकल अप्लायंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये जो सारे के सारे किस सिद्धांत पे चलेंगे, इन्हीं सिद्धांत पे चलने वाले हैं। मतलब कि किस पे, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। और इन्होंने लिखा कि ऑल दो चार्ज पार्टिकल इन मोशन एक्सर्ट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो है फोर्सेज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वेयर ऑल चार्जेस आर एट रेस्ट और द फोर्स आर अ प्योरली इलेक्ट्रिकल। क्या बोला जा रहा है भैया कि देखो जब हम क्या बात करेंगे कि हमारा जो एक चार्ज जब मोशन में होगा तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फोर्सेस होगा वो दोनों लगा रहा होगा, लेकिन जब चार्ज हमारा क्या होगा रेस्ट पे होगा तो वो सिंपली हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लगा रहा होगा। ये लाइन ये बोलती है। आगे लिखा है कि यू नो दैट जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है आपका इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जैसे अभी आप कहाँ बैठे हो, अभी जैसे हमारी अर्थ यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। अब अर्थ से यदि आप जो है बाहर भी चले जाओगे
तब भी अर्थ क्या करेगी, अपनी ओर आपको खींचना चाहेगी, अपनी ओर जो है बुलाना चाहेगी। तो ये होता है लॉन्ग रेंज, मतलब कि बहुत दूर तक फोर्स लगे, है ना। एक होता था शॉर्ट रेंज। कैसे शॉर्ट रेंज, कि यदि आपने कह लिए दो मैग्नेटिक के जो है आपने मैग्नेटिक ली या मैग्नेट जो ली, यदि उनको जो है आपस में जो है थोड़ा पास रखा तो वो दोनों को जो है आपस में अट्रैक्ट कर लेंगी, और जैसे ही आपने इनको थोड़ा दूर ले गए तो ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज। तो लॉन्ग रेंज होता है हमारा कौन, इलेक्ट्रिक, आप माफ कीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका जो इफेक्ट इज फेल्ट इवन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग जो है पार्टिकल इज वेरी लार्ज जो है, बिकॉज द फोर्स डिक्रीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडी। क्या होता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो 1/r के स्क्वायर रहता है, मतलब कि हमारा जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वो स्क्वायर टाइम जो है हमसे कम होते जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता, ये यहाँ पे बोला गया है। वी विल लर्न इन दिस चैप्टर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो जो है परवेसिव, है ना। और क्या लिखा, एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस जो है हम चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर फोर्स, जो कि हमारा एक जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और बाई सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रेफर जो है चैप्टर 1 क्लास 11, वही सब बोला गया है ना। तो ये सारा पोर्शन आपको ये बताने के लिए था भाई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये सब कुछ कैसे क्या एक दूसरे जुड़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको जो है पूरा आपका 1 जो आपका सेशन है वो कंप्लीट कराऊंगा इस लेक्चर में, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। अब हम क्या करने वाले, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे ये फाइंड करेंगे किसी भी बॉडी पर हम ये कैसे पता करेंगे उस पर कौन सा चार्ज है और उस पर चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सिंपल एपरेटस बनाना है जो कि डिटेक्ट करेगा चार्ज को किसी भी बॉडी पर, और जिसको उन्होंने नाम दिया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करके, है ना। तो उसको इंस्ट्रूमेंट या जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसको क्या नाम दिया है इन्होंने, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे हमने क्या किया है देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या लिया, एक जो है बेसल वगैरह लिया बड़ा सा, उसमें हमने क्या किया, जो हमारी गोल्ड की लीफ है, एक जो है मेटल कुछ एक जो है रॉड वगैरह से अटैच करके इसको हमने इस तरीके से, हमारी जो गोल्ड की लीफ को मैं पीला बनाता हूँ जिससे और अच्छा आपको क्लियर आएगा दिमाग में। तो हमने गोल्ड की लीफ को ऐसे करके फोल्ड करके इससे चिपकाया हुआ है, बांधा हुआ है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, जब हम क्या करते हैं इसमें कोई चार्ज बॉडी को जब टच कराते हैं इस तरीके से, कोई चार्ज बॉडी जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हम इससे टच कराते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से जब हम वो टच कराएंगे तो यहाँ से जो चार्ज रहेगा वो फ्लो करके इस पे जाएगा इस तरीके से, ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब ये पूरा गोल्ड लीफ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों होंगी आपस में, ये दोनों हिस्से इसको रिपेल करने लगेंगे और ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अब हम एक और करेंगे कि हम एक फिर जो है अनचार्ज बॉडी लेंगे और उस माफ कीजिएगा, एक हम जो है नेगेटिव चार्ज बॉडी लेंगे, और जब हम इसको टच कराएंगे तो फिर हमारा क्या होगा कि ये पूरा सब न्यूट्रलाइज होगा और ये जो हमारी गोल्ड लीफ थी वो जैसे पहले पोजीशन में थी वैसे ही आ जाएगी। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, इसी को हम जो है जानने वाले हैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करके इन्होंने इसको नाम दिया, जो कि फिगर 1.2 के ए में आपको दिख रहा है। देखिए इस तरीके से ये आपका ये गोल्ड लीफ लगी हुई है, ये आपको पूरा एक ग्लास की विंडो है, यहाँ से आपकी ये रबड़ लगी हुई है, और ये पूरा एक मेटल की रॉड है, ये मेटल का नॉब है जिसमें हम क्या करेंगे, आपका कोई भी चार्ज बॉडी को टच कराएंगे। हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, वही फेनोमेना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से जाएगा और यहाँ पे पूरे में पॉजिटिव फैल के इसको आपस में दूर दूर कर देगा, है ना। और जब हम क्या कराएंगे, और इसको जो है आप सिंपली एक जो है बोतल वगैरह में भी कर सकते हो उस तरीके से बना के, वही सब फंडा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो क्या लिखा है इन्होंने कि इट कंसिस्ट जो है ऑफ अ वर्टिकल मेटल रोड हाउस होल्ड इन जो है हमारा बॉक्स विथ जो है 2 थिन गोल्ड लीफ अटैच्ड टू इट बॉटम एंड। तो वही सब हम करेंगे जो मैंने आपको बोला हुआ है। और जब हम क्या कराएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे मेटल नॉब से एट द टॉप ऑफ द रॉड, द चार्ज फ्लो ऑन टू द लीफ एंड दे डाइवर्स। तो वही करेंगी जब हमारा चार्ज फ्लो करेगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जब यहाँ से हम टच कराएंगे चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करने से पूरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने से ये जो लीफ होगी पूरा आपस में रिपेल करके एक दूसरे को डाइवर्ज करेंगी। डाइवर्ज का मतलब होता है एक दूसरे से जो है दूर भाग के चौड़ा होना, है ना। आगे लिखा है जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना जो है चौड़ी होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा होगा। आगे क्या लिखा भैया
कि स्टूडेंट जो है कैन मेक का सिंपल जो है इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं, जो कि अभी आपको जो है फिगर 1.1 में 1.2 में बताया था बी वाले में, एक बॉटल वगैरह का यूज़ करके बना सकते हैं। और उसमें जो है आप क्या ले सकते हैं, वो एक थिन एल्यूमिनियम की जो है कर्टन रॉड ले सकते हैं, तथा जो है वॉल एंड से फिटेड फोरा हैंगिंग द कर्टन। आप देखो एल जो आपकी गोल्ड लीफ तो आप ले नहीं पाओगे भाई, कितनी महंगी होगी वो, तो इसलिए आप क्या करोगे, वहाँ पे एल्युमिनियम का भी आप कोई भी जो है ले सकते हो, और कट करोगे उसको आउट ऑफ पीस, जो कि लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर होगा। वॉलेट देखो, अब ये सब पोर्शन क्या है आपको वही सब बताया हुआ है जो हमने, है ना, पढ़ना है। तो मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका जो है थोड़ा सा पढ़ने का बोझ कम हो जाएगा। क्या लिखा भैया, तो टेक अ थिन एल्युमिनियम का रेंड लोगे आप, जो कि हमारा रोड विथ जो है बाल एंड्स फिटेड फॉर अ हैंगिंग, जो कि है द कर्टन, और जो है कट आउट अ पीस ऑफ जो है लेंथ, जो कि हमारी 20 सेंटीमीटर विथ जो है बाल एट वन एंड द जो है आपका फ्लैटन द कट एंड, और टेक जो है लार्ज बोतल दैट कैन होल्ड दिस रोड एंड अ कॉर्क विथ विच विल फिट इन द ओपनिंग ऑफ द बोतल, और मार्क मेक अ होल इन दी कॉर्क सब जो है सफिशिएंट टू द होल्ड रेंड रोड से जो है स्निंगली। और इसका मीन क्या, तो इसका मीन होता है आपका क्या, आराम से, मतलब कि आपको ज़्यादा कोई लापरवाही नहीं करनी, आराम से उसको करना है, स्नगली का मतलब होता है। तो क्या लगा इन्होंने कि भैया जो स्लाइड करेंगे उस रोड को थ्रू द होल इन द जो है कोर विद द कट एंड ऑन द लोअर साइड एंड द बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबव द कोर। देखो ये सारी बातें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट मतलब बताया आपको किस तरह से ये जो है आप जो दिख रहा है ना वो बना सकते हो। और क्या है यार, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप इसको यहाँ से बना सकते हो। हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, समय व्यर्थ हो जाएगा फालतू का, यहाँ से हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब क्या लगा इन्होंने कि टू अंडरस्टैंड हाउ द जो इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है, तो यूज़ करिए भैया एक वाइट जो है पेपर स्ट्रिप को, और बी यूज फॉर सीइंग द डिटेक्शन ऑफ जो है चार्ज बॉडीज। फोल्ड करेंगे हम स्ट्रिप को इनटू हाल्फ सो दैट यू मेक द मार्क ऑफ फोल्ड। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या है कि ये जो आपको सेटअप दिख रहा है, या तो ये आपको पूरा बना बना मिल जाएगा अपने स्कूल वगैरह में, और यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, इस गोल्ड लीफ की जगह एल्युमिनियम की जो है आप वो ले लोगे, वहीं पे रोड वगैरह तो मिल ही जाएंगी, बोतल ही मिल जाएगी, और वो सारी चीज़ें आप बना के इसको बना सकते हो और अपने घर में इसको करके देख सकते हो। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है आपका, है ना, और जो कि मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया है। तो ये सब हम करेंगे। फिर क्या लिखा है इन्होंने कि उस स्ट्रिप वगैरह को फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो ओपन स्ट्रिप एंड जो आयरन स्लाइटली विद जो है माउंटेन फोल्ड अप एंड जो है सोन एंड फिगर 1.3 में आपको दिख रहा है। तो वो बताया गया है कि जो हमारी फॉल वगैरह है या जो हमारा क्या है स्ट्रिप है उसको कैसे बनाएंगे, तो वो बताया गया है इन्होंने, और जो कि इतनी कोई कठिन नहीं है ना। और फिर यहाँ पे हम सब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा पोर्शन आपको समझ आ गया। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, तो यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं ले लेने जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने एक और बात आपको बताना भूल गया कि यदि मैं कोई भी जैसे आपको पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपकी मैं अंडरलाइन वगैरह करा रहा हूँ, तो अपनी बुक में भी अंडरलाइन करते चलिएगा, है ना। बहुत देर बाद आया, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बड़ा जो अंडरलाइन करा रहा हूँ, तो उनको भी आप क्या करिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए। क्योंकि क्या होता है कि जब अपनी बुक में आप पढ़ोगे तो क्या होगा, पूरा 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 तो बुक तो आप पढ़ नहीं पाओगे रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो मैं आपको बेस्ट जो मतलब शब्द हैं या जो भी ज़रूरी बातें हैं वो अंडरलाइन करा रहा हूँ, तो उनको अंडरलाइन कर लेना, वो आपको क्या होंगी आगे चल के मदद करेंगे, है ना। क्या लिखा आगे देखते हैं जरा हम। तो यू नो दैट, आप ये जानते हो भैया जो मैटर होता है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और ऑल दो नॉर्मली जो मटेरियल्स आपके होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और दे डू मतलब कि उनमें होता है, कंटेन होता है भैया चार्ज, बट दियर चार्ज आर एग्जैक्टली जो कि बैलेंस होता है। याद रखना, कोई भी यदि आटम, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मैटर यदि वो अनचार्ज है या फिर वो न्यूट्रल है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, वो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव भी है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव भी है, जिसके कारण से वो क्या है आपका एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस है, मतलब कि वो अनचार्ज है ना। Forces that hold the molecules together, forces that hold atom together in a solid, the adhesive जो है आपका force of glue, forces associated with जो है surface tension, all are basically electrical in nature। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, कि जो फोर्स आप देखते हो जो कि होल्ड करता है मॉलिक्यूल्स को आपस में, ये जो फोर्स आपका एटम वगैरह को आपस में बांधे रखता है किसी भी सॉलिड में, ये जो आप ग्लू यूज़ करते हो आपका जो कोई भी वगैरह जो चीज़ को चिपकाने के लिए, इस जो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक सरफेस टेंशन का फोर्स हो, कुछ भी हो, सब में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल जो है नेचर होगा, मतलब कि उसमें
इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होता है। मतलब जैसे आपका जो ग्लू वगैरह रहता है, जैसे आपके पास क्या है, पेपर है और आपने उसमें क्या करा, ग्लू को लगा के दूसरा पेपर इस पे लगाया, तो क्या होता है, जो ग्लू की सरफेस पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं और आपके पेपर पे चार्ज होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बॉन्डिंग वगैरह करके और आपस में वो चिपक जाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। और क्या लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है कि दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव एंड इट इनकम्पनसेस ऑलमोस्ट जो है ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विद आवर लाइफ। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये जो हम फोर्स वगैरह को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को, वो क्या है, तो यहाँ पे जो वर्ड आपका आया है भी परवेसिव और एक आया इनकम्पेंसेशन। तो परवेसिव मतलब होता है व्यापक, मतलब कि हर एक जगह पे आपको मिलेगा ये, और इनकम्पेंसेशन मतलब होता है शामिल, तो हर एक चीज़ में ये शामिल भी होगा, है ना। और चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी एरिया हो हमारे जीवन का, और इट इज़ दी देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच फोर्स। और इसके लिए ये जरूरी है कि इसको हम और अच्छे से समझें, क्योंकि यार ये पूरा जीवन में ये चीज़ का खेल है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आगे बोल रहा है कि टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी, जब हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि उसमें से ऐड करें या रिमूव करें वन काइंड ऑफ चार्ज को, है ना। और जब क्या करते हैं, बी से दैट अ बॉडी इज अ चार्ज, जब हम बोलते हैं भाई कोई भी बॉडी चार्ज है, तो बी ऑलवेज रेफर टू दिस जो है एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज। तो हम क्या बोलते हैं वहाँ से कि वहाँ या तो चार्ज का जो है एक्सेस हो गया है, या फिर वहाँ से कुछ डेफिसिट हो गया है चार्ज का। डेफिसिट मतलब होती है कमी वगैरह हो जानी चार्ज की, एक्सेस मतलब हो जाता है ज़्यादा होना चार्ज का। तो ये दोनों कंडीशन वहाँ पे मिल रही होगी जब भी हम बोलते हैं कोई भी हमारी बॉडी चार्ज है। सॉलिड में क्या होता है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं आपके बीइंग लेस टाइटली, जो कि बाउंडेड होते हैं एटम्स, जो कि मैंने जब लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तभी बताया था कि एटम से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रिमूव होते हैं। और आर दी चार्जेस विच आर अ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही हम बोलते हैं कि वहाँ से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। और एक बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाई लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये कोई भी बॉडी चार्ज पॉजिटिवली कब होती है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। और सिमिलरली एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज का होती है जब वो क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन को ले, तो गेन करे इलेक्ट्रॉन को। आगे लिखा है कि बी वैन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क, जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड जो होती है आपकी, उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं किसके संग, सिल्क की रॉड, सिल्क के संग, माफ कीजिएगा, रॉड नहीं है सिल्क है, तो सिल्क को क्या करेंगे, ग्लास रॉड के संग रब करेंगे, तो सम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किससे, रॉड से, आपकी ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क रॉड पे, और जिससे कि जो हमारी ग्लास रॉड रहती है वो पॉजिटिव हो जाती है, सिल्क रॉड नेगेटिव हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो 10 रॉड गेट अ पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क गेट अ जो है नेगेटिवली चार्ज, और नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी, कि जब हमारा जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, या जो हमारी कोई बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज उस प्रोसेस में क्रिएट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चार्ज नॉट बी आर डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ वन टू अनदर। सिंपल सी चीज़ है। देखो, चार्ज हमारा नेचर में क्रिएट नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं है लैब में जाके कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे और चार्ज बना लोगे, चार्ज बनना इम्पॉसिबल है। चार्ज को क्या करा जाता है, हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक बॉडी से दूसरे में। तो वो यहाँ पे बोला है कि इस रबिंग प्रोसेस में हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है कि ग्लास रॉड से भैया इलेक्ट्रॉन गया किस पे, सिल्क पे, तो सिल्क पे आ गया नेगेटिव, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव। आगे लिखा है कि आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होते हैं वही क्या होते हैं आपके, आगे लिखा है कि द वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल बॉडी। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या स्मॉल फ्रैक्शन में होते हैं, जो कि उस बॉडी के पास, उस मटेरियल के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे। ऑल्सो आगे लिखा है ओनली द लेस जो है टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल बॉडी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इट अनदर बाय द रबिंग। और याद रखिए कि जो हमारे एकदम टाइटली जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मटेरियल में, जो कि लेस टाइटली होते हैं, वही जाते हैं। और जो उसके अंदर वाले होते हैं, देखो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कोई भी जब एटम हमारा क्या करता है, आपने देखा होगा ये वाला सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ तो आपका न्यूक्लियस है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके नहीं जाएंगे किसमें, उसकी जो चार्ज वगैरह प्रोसेस में। कौन सा जाएगा, ये जो बाहर वाला बैठा वो वाला है ना, ये यहाँ पे बताया गया है। तो therefore when a body is rubbed with another, the bodies get a charge, and that is why we have to जो है to certain pair of material to notice charging on rubbing the bodies। तो अब ये सब बातें हमने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भैया कंडक्टर्स इंसुलेटर की और आगे के टॉपिक्स की।
तो गाइस इसको जो है हमने पढ़ाने में जो है बहुत मेहनत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके लिए प्रयास ज़रूर किया है, आपको एक एक लाइन को समझा पाएँ। और यदि हमारी ये मेहनत, हमारा प्रयास यदि आपको सफल लग रहा है, आपको कुछ भी ऐसा जो है समझ आया हो, तो प्लीज़ 1 लाख ज़रूर करके जाना। और इस वीडियो को हमने जो टारगेट रखा है वो है 500 लाख का, तो प्लीज़ बच्चों उसको 500 लाख तक पहुंचा दीजिएगा। हम जो है अगला लेक्चर आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराने वाले हैं, बिल्कुल जो है आपको या फिर इस लेक्चर के बाद ही मिल जाएगा या फिर कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको पूरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।